नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, ठंडी-ठंडी सुबह में एक बार फिर से आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, पिछले वीडियो के सेक्शन में कुछ बहुत ख़ास था जो कि छूट गया था, तो मुझे लगा कि अब मेरी नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि आपके समक्ष आऊँ और आपको उन चीज़ों से अवगत कराऊँ। तो एक बार पुनः आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में स्वागत है। बिहार की उच्च शिक्षा में क्या चल रहा है, इससे आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे आपको सूचनाएँ उपलब्ध होती रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। इससे कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता और आपको भी समय से सूचनाएँ मैं उपलब्ध करा पाता हूँ। अगर हम बिहार की उच्च शिक्षा की बात करें तो अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में क्या चल रहा है, इस पे ही हम बात करेंगे और क्या ऐसा ख़ास है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो थोड़ा-सा मॉर्निंग न्यूज़ में चल लेते हैं। देखिए आज मॉर्निंग में एक न्यूज़पेपर में देखा मैंने दैनिक भास्कर में 21/12/2023 ये देखिए 21 तारीख यानी आज की ही सुबह-सुबह की एक खबर है। इसमें देखिए हेडिंग क्या दे रखा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहाली का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया शुरू करने को कहा। पहली बात तो ये हाई कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया शुरू करने को 13 दिसंबर को कहा था और किस हद तक कहा था और इसमें इन बातों में कितनी सच्चाई हम सबका डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको क्या आज ख़ास है बताना वो भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि ये जिस हाई कोर्ट के ऑर्डर का ये हवाला दे रहे हैं, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर 13 दिसंबर को आया हुआ था। तो ये न्यूज़पेपर में कब छप जाना चाहिए था? या तो 14 दिसंबर को या तो 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को। ये छपता कब है? 21 दिसंबर को। अर्थात ये स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि ये न्यूज़ छपा नहीं है, इसे छपवाया गया है। अब किनके द्वारा छपवाया गया है? सरकार के द्वारा छपवाया गया है या फिर कुछ अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि प्रक्रिया में बड़ी तेज़ी आए, जल्दी से साक्षात्कार शुरू हो और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे, इस वजह से कुछ अभ्यर्थियों ने छपवाया है। क्या है? वो तो आप अपना एनालिसिस करते रहें। लेकिन मुझे जो लगा कि ये छपा नहीं है, छपवाया गया है क्योंकि ये छप जाना चाहिए 14 दिसंबर को ही या 15 या 16 या 17। ये 21 दिसंबर को छपता है इतने देर के बाद, तो इसका तो सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि ये छपवाया गया है। खैर, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पेपर में कैसे आया, क्या आया। इससे ये मतलब है कि इस बहाली प्रक्रिया को जो शुरू करने की बात कही जा रही है, ये कितना हद तक सत्य है और क्या इसकी आंशिक सच्चाई है। सबसे पहली बात तो माननीय न्यायालय ने अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया पर देखिए रोक लगा दी है। नियुक्ति प्रक्रिया पर देखिए इंटरव्यू पर रोक जारी रहेगी या नहीं इस पर फैसला 10 जनवरी को आएगा। अर्थात इंटरव्यू पर अभी भी रोक लगी हुई है। तो ये फिर प्रक्रिया शुरू करने का तात्पर्य क्या है? प्रक्रिया शुरू करने का सीधा और स्पष्ट तात्पर्य ये है कि आप स्क्रूटनी वगैरह करते रहें और स्क्रूटनी करके अगर आपको एपीआई इंडेक्स निर्धारित करना है अभ्यर्थियों का तो वो भी आप कर लें, जिनका जितना-जितना अंक बन रहा है वो भी कर लें। तो देखिए इस पे तो रोक पहले से भी नहीं लगी हुई थी और आयोग ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहा था, आयोग तो पहले भी कर रहा था। 13 दिसंबर के पहले क्या आयोग ने ऐसा नहीं किया है? हम अभी देख लेते हैं, ये देखिए 8 दिसंबर को नोटिस क्या चीज़ का आया है? ये इक्विवेलेंट सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आया है। 8 दिसंबर को देखिए इकोनॉमिक्स का आया है। 8 दिसंबर को फिज़िक्स का आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अपनी प्रक्रिया कर नहीं रहे थे, ये तो अपना काम अंदर-अंदर कर ही रहे थे। कोर्ट के ऑर्डर के पहले भी ये जिन-जिन विषयों में क्या-क्या संशोधन हो सकते हैं, अभ्यर्थियों का एपीआई इंडेक्स निर्धारित करना, उनका एनालिसिस करना, ये सब तो कर ही रहे थे। तो वास्तव में देखा जाए तो क्या रिलीफ़ मिला है? रिलीफ़ अभी तक कहा जाए तो सच्चाई ये है कि अभी भी रिलीफ़ नहीं ही मिला है। जब तक इंटरव्यू प्रक्रिया जारी करने के लिए नहीं कह देते हैं रिज़ल्ट प्रकाशित करने के लिए नहीं कह देते हैं, तब तक तो रोक यूँ ही एज़ इट इज़ बना हुआ है। इसलिए इस खबर को शायद मैं उतनी सीरियसली से नहीं लेता जब तक कि माननीय न्यायालय की तरफ से इंटरव्यू प्रक्रिया जारी करने का आदेश ना आ जाता है या फिर रिज़ल्ट प्रकाशित करने के लिए नहीं कहा जाता है। वैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ी देर है उम्मीद है कि 10 जनवरी के बाद भी 1-2 डेट देखने को मिल सकता है या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 10 जनवरी को शायद इंटरव्यू पर रोक हट जाए, लेकिन ये बहुत मुझे कम संभावना लग रही है कि इंटरव्यू पे 10 जनवरी पर वकीलों की बहस पर निर्भर करेगा चूँकि 10 जनवरी को हियरिंग के लिए मैटर को रखा गया है। 10 जनवरी को मात्र हियरिंग होना है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ नहीं, हियरिंग के बाद अगर माननीय न्यायालय संतुष्ट होते हैं, तब उसपे हो सकता है संभवतः कि इंटरव्यू की प्रक्रिया पर रोक हट जाए और ऑर्डर के लिए एक नया डेट रखा जाए। 10 जनवरी को ऑर्डर तो नहीं आएगा क्योंकि अभी हियरिंग पे रखा गया है, इसलिए ऑर्डर के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।
हो सकता है कि एक ओरल ऑर्डर आ जाए, ओरल ऑर्डर के आधार पे ये कहा जाए कि हाँ, ठीक है, आप इंटरव्यू प्रक्रिया कंडक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट प्रकाशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम संभावना है। इसलिए इसका थोड़ा अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है फरवरी तक। बाकी इस न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल नहीं है कि जो मैं आपको एक-एक चीज़ पढ़ के बताऊँ। चूँकि आप सभी अगर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्यूअर हैं, तो बहुत अच्छे से अवगत हैं एक-एक पहलू से। चलिए, तो इस खबर को बस इतना ही तक छोड़ते हैं। हम चलते हैं मुद्दे की बात, आखिर मैं आपको क्या बताने वाला था, क्या मुझसे छूट गया था। प्रिय साथियों, मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे पहली बात तो आप जो भी कमेंट करते हैं, तो मैं बहुत ही माइन्यूटली एक-एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो आपके जो भी कंसर्न है या जो भी समस्याएँ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें। ताकि मैं आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन लेके आ सकूँ, या नहीं तो आप मुझसे मेल के भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022 @gmail.com। ये रहा हायर एजुकेशन वर्ल्ड का ईमेल। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड का ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, मुद्दे की बात ये थी, आपको क्या बताना था। बहुत सारे मैंने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ये देखा था कि अ, यहाँ पर कोरिजेंडम निकल के आ रहा है, ये चाहे 14 दिसंबर की बात करें, 8 दिसंबर की बात करें, 8 दिसंबर की, इस कोरिजेंडम में है क्या कि भिन्न-भिन्न विषयों में संशोधन, कुछ विषय एलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। अगर हम देखिए यहाँ पे अभी हम 14 दिसंबर के एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पे नोटिफ़िकेशन देख रहे हैं, 14 दिसंबर ये डेट दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। और ये एनवायरमेंटल साइंस में कुछ विषयों को ऐड किया गया है। आप देख पा रहे हैं, ये पर्यावरण विज्ञान विषय है, ठीक है? एनवायरमेंटल साइंस की क्या कहानी है कि एनवायरमेंटल साइंस की एक सूची निकल चुकी है, जिसमें कि अभ्यर्थियों को एलिजिबल और इलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है? मतलब अयोग्य और योग्य अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी आयोग ने कर दी थी। किस आधार पे? बहुत सारे आधार थे। कई अभ्यर्थियों ने पेमेंट कम जमा किया था, ₹75 से कम, और सॉरी ₹75 जमा किया था और उनके पास बिहार की एनसीएल या फिर उन्होंने यहाँ की डोमिसाइल नहीं लगाई हुई थी, इस वजह से, या फिर उनका कंसर्न विषय जो एमए में सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से। तो बहुत सारे कारणों से उनको इस अभ्यर्थिता से उनको वंचित कर दिया गया था, इनएलिजिबल कर दिया गया था। लेकिन देखिए, संशोधन करते हैं और संशोधन करके क्या करते हैं कि एलाइड सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा देते हैं। ये एलाइड सब्जेक्ट देखिए, एनवायरमेंटल साइंस में टोटल 14 एलाइड सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक है? ये केवल एनवायरमेंटल साइंस में नहीं, बहुत सारे विषयों में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़, एमएससी अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़। तो बहुत सारे आप देख रहे हैं, थोड़ा देखने में बिल्कुल ही डिफर लग रहा है, जैसे एमएससी टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब पूरा तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस को कर रखा है, इसके बावजूद यहाँ पे सॉरी, इसके बावजूद यहाँ पे आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है एनवायरमेंटल साइंस में। इसी तरह अन्य अन्य विषयों में भी मैंने यहाँ पे देखा, अगर आप कॉमर्स की बात करें, बांग्ला की बात करें, साहित्य की बात करें, उर्दू की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो इन इन विषयों में एलाइड सब्जेक्ट की सूची आ चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे विषयों में नहीं आई है। जैसे कि हिस्ट्री की ही अगर बात करें, हिस्ट्री में नहीं आई है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं आई है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी, या फिर अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी का ही, अगर साइकोलॉजी की ही बात करें, जिसका कि अभी रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है, और चूँकि इनके द्वारा जो कोरिजेंडम इधर निकाला गया था, आपने देखा होगा, ये 15 नवंबर को जो रिवाइज़ किया गया है, जिसमें कैटेगरी कैटेगरी वाइज़ सीटों में थोड़ा डिफरेंस आया हुआ है। तो उस आधार पे ऐसा संभव है कि साइकोलॉजी में हो सकता है दोबारा पुनः साक्षात्कार हो। तो साइकोलॉजी में भी बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट हैं। अगर हम मैथिली की बात करें, अगर हम फ़िलॉसफ़ी की बात करें, तो उसमें भी कई एलाइड सब्जेक्ट हैं। तो अगर ऐसे एलाइड सब्जेक्ट वाले हों, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, जिसका भी एलाइड सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो आप लोग ऐसी स्थिति में आयोग को मेल करें, ठीक है? आयोग को आप मेल ज़रूर करें, ठीक है? आयोग को मेल करने से ना चूकें, क्योंकि अगर आप मेल करते हैं और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं, और ये याद रखें कि जब भी आप मेल करें अपने एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में, कि ये मेरा सब्जेक्ट है, एलाइड सब्जेक्ट है,
तो वैसी स्थिति में आप उनको कुछ दस्तावेज़ भी प्रोवाइड कराएँ, कुछ ठोस सबूत ऐसा दें कि आपके विषय को क्यों एलाइड सब्जेक्ट की सूची में रखा जाए। मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी ज़रूर अभ्यर्थिता की सूची से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आपको करना क्या है देखिए आयोग की ये ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं, क्या है ईमेल आईडी आयोग की? bsusc.edn@bihar.gov.in ये है आयोग की ईमेल आईडी। पॉइंट टू बी नोटेड एक बार फिर से देख लें bsusc.edn@bihar.gov.in ठीक है? ये आयोग की ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं अपने एलाइड सब्जेक्ट के विषय को लेकर के या फिर और अन्य भी मैं कई अभ्यर्थियों को देख रहा था कमेंट सेक्शन में, उनका ये कहना था कि जैसे आप सभी अभ्यर्थियों को यूज़र आईडी मिला हुआ है, ठीक है? यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है। यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल कर के ही यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं, जहाँ पे कॉल लेटर आता है। वैसे इंटरव्यू कॉल लेटर 3 माध्यमों से आता है। एक तो ईमेल के माध्यम से आता है, एक बाय पोस्ट के माध्यम से आता है और एक यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? कई बार होता क्या है कि ईमेल के माध्यम से आपको नहीं पहुँच पाता है, आपकी ईमेल बदल चुकी होती है या ईमेल भूल चुके होते हैं या फिर बाय पोस्ट ही कई बार बहुत देर से पहुँचता है। मैंने कई अभ्यर्थियों से बात किया तो उनका कहना था कि इंटरव्यू दे कर के आया तब मुझे बाय पोस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर मिला। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मैं अभ्यर्थियों का कमेंट सेक्शन में देखा कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो उन अभ्यर्थियों को भी यही सलाह है कि वो भी इसी ईमेल आईडी पे जो मैंने अभी आपको ईमेल दिखाया, इसी ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें, ठीक है? और अपनी समस्याएँ लिखें कि सर आई हैव फॉरगेटन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो वहाँ पर आपको कुछ न कुछ रिज़ॉल्यूशन मिलेगा या फिर यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। वो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी रिप्लाई करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट नंबर का रिप्लाई नहीं देते हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, तो वो आपको समस्याओं का रिज़ॉल्यूशन ज़रूर बताएँगे। तो ये है, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, ख़ासकर एलाइड विषयों वालों को, जिनको शायद आने वाले भविष्य में चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर अभी ही साइकोलॉजी के बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि यूपी से बिलॉन्ग करते हैं और उनको एलाइड सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से उनको इनएलिजिबल कर दिया गया था, जबकि बहुत योग्य अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को से निवेदन है कि आप लोग अगर अपनी अभ्यर्थिता सुनिश्चित रखे रहना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप ईमेल इनको ज़रूर करें, ठीक है? और अगर 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 ईमेल से भी आपका काम नहीं चलता है और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो फिर तो आपके पास न्याय का रास्ता खुला हुआ है। तो आप चाहें तो न्यायिक अधिकार भी अपना ले सकते हैं एलाइड सब्जेक्ट में क्योंकि ये जान लें, ये जितने भी आपको एलाइड सब्जेक्ट में दिख रहे हैं सब्जेक्ट, ये ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। एलाइड सब्जेक्ट को लेकर के भी बहुत सारे केस किए गए हैं। तो अभी सरकार का मैंने पिछले वीडियो में बताया कि चूँकि आगामी वर्ष में 24 में आपको चुनाव देखने को मिलने वाला है। तो चुनाव में कुछ तो भुनाने के लिए होना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा बोलने में कि हमने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए भी इतनी सारी रिक्तियाँ की। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा में सुधार लाने के लिए ये किया, ये किया। ये सब बोलने में अच्छा लगता है ना? और जॉब भी दिया, ये भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये बहुत जल्दीबाज़ी में है कि जल्दी से जल्दी कम से कम नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें। और आयोग तो भाई सरकार का आदेश सरकार के आदेशों पे चलना है आयोग को। तो अभी आयोग भी अगर नियुक्ति के संदर्भ में कहें तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से अगर कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आता है तो नो डाउट कि नियुक्ति प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से चलने वाली है, चूँकि चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में अभी आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरह का है, तो अगर आयोग से आप डिमांड करते हैं, तो ज़रूर उस पर फ़ोकस किया जाएगा, ठीक है? क्यों? ताकि अभ्यर्थी कोर्ट जाकर के फिर से हर्डल क्रिएट ना करें। अभ्यर्थियों द्वारा अगर कोर्ट जाते हैं, तो फिर से क्या हो रहा है? वही नियुक्ति प्रक्रिया रुक जा रही है क्योंकि कोर्ट तो न्यायिक पक्ष देखेंगे ही देखेंगे। और कोर्ट जब न्यायिक पक्ष देखेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर से देर होगा। इसलिए आयोग की यह मंशा है कि जितना अधिक से अधिक हो सके ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपना रहे हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर मेल करें और चूँकि अभी आयोग के अध्यक्ष भी बदले हुए हैं, ये डायरेक्ट बिहार के विश्वविद्यालय के वीसी थे और वीसी के पद से डायरेक्ट यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये बिहार के वर्किंग कल्चर को जानते हैं अच्छे से भली-भाँति। उसी का परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो लूप होल हैं, उसको कवर अप किए जा रहे हैं और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे प्रश्न या फिर मेरी समस्या बहुत ही नैतिक है, एथिकल है, तो आप अपनी समस्या और समस्या से संबंधित दस्तावेज़ वगैरह
ईमेल आयोग को करें। इससे होगा क्या कि आपको आने वाले समय में आपको अपने प्रॉब्लम का रिज़ॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश होती है कि आपकी अगर कोई समस्या है या फिर उच्च शिक्षा संबंधित कोई अड़चन है तो उसको दूर करूँ, ठीक है? तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से डायरेक्ट पर्सनली मेल के माध्यम से या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के भी माध्यम से टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी या फिर रिसर्च स्कॉलर जिनको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराने में समस्या आती है, तो आप चाहें तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पब्लिकेशन कराने संबंधित मदद मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है डिस्क्रिप्शन उनको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन किधर है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट डाउन कर सकते हैं 99310 55279 99310 55279। याद रखें, इस पे आप कॉल नहीं करेंगे, इस पे केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, खासकर रिसर्च पेपर संबंधित, अगर आपको पब्लिश कराने में समस्या आ रही हो या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली मेल के माध्यम से या फिर यूट्यूब पर ही यहीं कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चैनल पे अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।